दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों वही आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। दोस्तों, आज हम 25 प्रश्न सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, और यह 25 प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों इस 25 प्रश्न में से दोस्तों आपके परीक्षा में 100% प्रश्न लड़ेगा दोस्तों, इसलिए आप इस 25 प्रश्न का एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं। और सभी प्रश्नों को दोस्तों काफ़ी शानदार तरह से बताया गया है ताकि आप उसे एक बार में ही समझ कर याद कर सके। ठीक है, और एग्जाम में सही सही आंसर करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाइनरी संख्या 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करने के लिए आपको बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों प्रत्येक साल। ठीक है, या तो दोस्तों आपको दशमलव पद्धति से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, या तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में पूछा था कि बाइनरी नंबर इतना दिया हुआ है, इसको आपको दशमलव पद्धति में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको काफ़ी शानदार तरह से बताएंगे दोस्तों, आप इस तरह से निकालिएगा दोस्तों वैल्यू, आपको एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी वैल्यू दिया हुआ होगा उसे आप पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हम लिख लिए दोस्तों, और यहाँ से आपको जस्ट इसके नीचे में 2 लिख देना है दोस्तों। क्या लिख देना है? 2। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दिए दोस्तों, और यहाँ पे पावर में दोस्तों यहाँ पे 0 से शुरू करना है। ठीक है, 0 से आप याद रखिएगा, और 1 2 3 4 इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि यहाँ पे वैल्यू जो शुरू होगा दोस्तों पावर में वह 0 से शुरू होगा। ठीक है, 1 से मत कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको इस तरह से कर देना है, और 0 वाला जो होगा दोस्तों उसको आप आँख मूंद के काट देना है दोस्तों। ठीक है, उसको फटाक दिया काट देना है। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हो दोस्तों कि 2 के पावर 0 कितना होता है, आप जानते होंगे दोस्तों 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको गुना करना है, ऊपर वाला से गुना करेंगे यानी 2 के पावर 1 होता है, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस लिख लेंगे दोस्तों, और 2 के पावर 2 कितना होता है? 4, और इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे दोस्तों, और 2 के पावर 4 कितना आ जाएगा? 2 के पावर 4 होता है 16, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, और दोस्तों सभी को ऐड करिए, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 4 हो गया और 1 हो गया, तो सभी को जब ऐड करेगा दोस्तों यह तो 21 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 21। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? हमें बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए दोस्तों, काफ़ी शानदार तरह से बताएं दोस्तों, आपको इसी तरह से बनाना है, एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि बाइनरी नंबर अगर 21 को हमको कन्वर्ट करना है तो देखिए किस तरह से, दोनों आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, चाहे तो आपको डेसिमल से बाइनरी में रहेगा या तो बाइनरी से डेसिमल में रहेगा। ठीक है, दोनों आपको बता दे रहे हैं। अभी दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, बाइनरी में कन्वर्ट करना रहता है दोस्तों, तो 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितना टाइम्स में लगेगा? तो 10 टाइम्स में लगेगा, यानी 10 मरतबे लगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 मरतबे लगाए गुना किए तो यहाँ पे 20 आया, लेकिन एक शेषफल बच गया, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करिएगा दोस्तों, तो कितना टाइम्स में? 5 टाइम्स में। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरी कट गया, यानी 2 5 10 पूरी कट गया, तो यहाँ पे शेषफल नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है? 0। फिर 2 से भागा लगाएगा दोस्तों, कितना टाइम्स में? 2 मरतबे लगेगा, शेषफल यहाँ पे 1 लिख देंगे दोस्तों। फिर 2 से भागा लगाएगा दोस्तों, 1 मरतबे लगेगा, शेषफल अवधि नहीं बचा तो 0। और इस वैल्यू को दोस्तों आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर मत लिख लीजिएगा, वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा तो क्या आ जाएगा? 10101। ठीक है, तो यही जो मेरा आ जाएगा दोस्तों यह बाइनरी में हो गया। ठीक है, यानी कि हम जो निकाल कर लाए थे दोस्तों 21, वह मेरा इतना, देखिए प्रश्न में इतना ही दिया हुआ ना, तो ये मेरा दोनों मैच कर गया, यानी मेरा निकाला हुआ दोस्तों 21 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों हम बता दिया दोस्तों, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दोनों बता दिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अगर मेरा जो है, अगर आप नीचे से लिख रहे हैं या ऊपर से, वैल्यू सेम हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि
कि नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको जो यह एरो दे रहे हैं दोस्तों इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर से अगर लिख दीजिएगा तो वहाँ पे आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा तरह से आप समझ गए हों दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी मदद मिले। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो हम लाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों, LR परिपथ में प्रतिबाधा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रतिबाधा पूछा जा रहा है दोस्तों, तो क्या होता है, R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर के अंडर रूट होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रहा है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर पूछा जाए कि प्रतिघात का मात्रक है दोस्तों। प्रतिघात का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है, महो होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, फैराड होता है। तो दोस्तों प्रतिघात का जो मात्रक होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो वह ओम होता है, ठीक है, ओम। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है वह क्या मापा जाता है, आवेश को, विभवांतर को, ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को। तो दोस्तों यहाँ विद्युत धारा को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों हम ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। किसको मापते हैं, ऊर्जा को। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। अगला प्रश्न दोस्तों पाँचवा नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर आपको इतना दिया हुआ है, तो धारा की मूल औसत वर्ग धारा का मान ज्ञात करें। यानी दोस्तों आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का इतना, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप रिलेशन जानते होंगे कि IRMS बराबर जो होता है दोस्तों वह I नोट बटा के √2 होता है, ठीक है। और दोस्तों मेरा I नोट कितना इसका वैल्यू दिया हुआ दोस्तों, वह 60 दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस इक्वेशन से हमें दिया हुआ दोस्तों यह 60 जो होता है I नोट होता है, ठीक है। तो I नोट के जगह पे यहाँ पे 60 धर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे √2, इसको दोस्तों √2 ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देंगे दोस्तों। तो यह मेरा जो कैलकुलेट करके आएगा दोस्तों 60 √2, और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा दोस्तों, 30 मतलब कट जाएगा, यानी 30 √2 आ जाएगा फाइनल मेरा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन में दे रहा है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन। ये मेरा रिलेशन होता है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा छठा नंबर पूछा जा रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, इसका कोर जो होता है दोस्तों इस तरह से इसका कोर होता है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे मेरा जो होता है यह मेरा दोस्तों यह एक प्राइमरी कॉइल होता है और यह मेरा सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे मेरा यह N1 है, यहाँ पे दोस्तों यह NP है, ठीक है, और यहाँ पे NS है, ठीक है। यह मेरा प्राइमरी कॉइल है दोस्तों, नंबर प्राइमरी, यह जो वायर का रोटेशन है दोस्तों यह प्राइमरी का है और यह सेकेंडरी का है दोस्तों। ऊंचाई कहने का मतलब स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होता है कि हमारा जो होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए दोस्तों कंडीशन होना चाहिए कि NS जो होता है दोस्तों वह NS ज़्यादा होना चाहिए। क्या होता है, NP से दोस्तों, NP से NS ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कौन सा रिलेशन में दे रहा है, ए ऑप्शन में दे रहा है। तो ए ऑप्शन मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा यही दोस्तों। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता तो वहाँ पे मेरा NP अधिक होता है NS से, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे NS अधिक होगा NP के NP से, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है, आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा सातवां नंबर पूछा जा रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना है, तो धारा का आवृत्ति ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप फार्मूला जानते होंगे कि ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, और ये मेरा यह फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा बराबर मेरा कितना दिया हुआ दोस्तों, यह दिया हुआ है 100π दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 100π बटा बराबर 2πf, ठीक है, 2πf, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया दोस्तों, यह 50 मतलब कट गया, यानी f बराबर मेरा आ गया 50।
यह मेरा 50 किस में दिया और सी में दिया है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 साइकिल पर सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा दोस्तों 50 हर्ट्ज भी रह सकता है, ऑप्शन में हर्ट्ज भी दिया रहता है। ठीक है, यानी 50 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 8वां नंबर पूछा जा रहा है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। नली की लंबाई जो होता है दोस्तों वह एफ ओ प्लस एफ ही होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ही। अगला प्रश्न मेरा 9 नंबर पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है दोस्तों, वह कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या यांत्रिक होता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रकृति होता है वह अनुप्रस्थ होता है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। मेरा अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण का जो दिशा होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो बी के समांतर, यहाँ पे दोस्तों वेक्टर छूट गया दोस्तों सभी में। ठीक है, बी वेक्टर हो सभी में। ठीक है, यानी वेक्टर बी के समांतर, वेक्टर ई के समांतर, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर, और डीम दे रहा है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई के समांतर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। दोस्तों पूछा जाए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है। ठीक है, ध्वनि तरंगे, अवरक्त तरंग किरणें, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वह निवारण के लिए उसका किस लेंस का प्रयोग करेगा? बेलनाकार लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अवतलोत्तर लेंस का। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष जिस भी व्यक्ति का हुआ है तो वह जो है दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। ठीक है, अवतल लेंस के प्रयोग करने से निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों दूर दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है, और बेलनाकार लेंस जो होता है दोस्तों अबिंदुकता में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर पूछा जा रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। दोस्तों बीटा किरणें जो होती है दोस्तों विक्षेपित होती है, तो दोस्तों यह चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर पूछा जा रहा है कि 1 कूलॉम आवेश बराबर खाली स्थान ई एस यू। दोस्तों 1 कूलॉम आवेश बराबर जो होता है दोस्तों कितने के बराबर होता है? ठीक है, तो दोस्तों यह 3.3 इंटू 10 के पावर 9 ई एस यू के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर पूछा जाए कि प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह क्या होता है, इसका मान क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है दोस्तों। ठीक है, जूल सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका यूनिट भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसका यूनिट जो होता है वह जूल सेकेंड होता है। ठीक है, यूनिट भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। दोस्तों जब प्रकाश का एक किरण जो है स्लैब में प्रवेश करती है दोस्तों तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब प्रकाश का एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है दोस्तों तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम जो आपके फिजिक्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों वही आपको हम इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में जो भी प्रश्न करवाएगा दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। ठीक है, और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछेगा। ठीक है, तो आप सभी को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर पूछा है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है।
दोस्तों विद्युत परिपथ में किसी भी एक पॉइंट पर जो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है दोस्तों वह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर पूछा जाए कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो दोस्तों कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का जो लाल रंग का मान होता है दोस्तों वह क्या होता है? 3 होता है, 2 होता है, 0 होता है, 5 होता है। तो दोस्तों वह 2 होता है। क्या होता है? 2। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक जो बताए थे दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों, क्या ट्रिक बताए थे कि बी रोए जीवी के लिए, ठीक है, बी रोए जीवी के लिए, यानी बी जो है दोस्तों रो रही है जीवी के लिए, ठीक है। या बी से हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और यह ब्लू। नंबरिंग 0 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी रेड देखिए कितना नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर, यानी मेरा कितना कोड आ रहा है इसका रेड कलर के लिए? 2। तो मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी दृश्य भाग में होती है। दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा जो भाग होता है वह दृश्य भाग में होती है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। तो दोस्तों बामर श्रेणी जो होता है दोस्तों यह दृश्य भाग में होती है, ठीक है, बामर श्रेणी, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बामर श्रेणी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण यानी नमन कोण का मान होता है। दोस्तों चुंबकीय ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो वह 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। और 0 डिग्री कहाँ होता है दोस्तों? यह विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर पूछा जाए कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। दोस्तों ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है यानी पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वह एम्पियर मीटर होता है। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर। दोस्तों अगर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आप जाकर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कराया गया है, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न 22 नंबर पूछा जा रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक होगा। दोस्तों किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच का जो कलांतर दिया दोस्तों वह थीटा दिया होता है, इसका शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो वह कोस थीटा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोस थीटा। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर पूछा है कि निम्न में से सही संबंध है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में जो सही संबंध है दोस्तों वह क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पीछे भी बताया दोस्तों कि IRMS बराबर जो होता है दोस्तों वह IRMS बराबर जो होता है वह I नोट बटा के √2 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? मेरा सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह करेक्ट संबंध जो है दोस्तों वह IRMS बराबर I नोट बटा के √2, सी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर पूछा जाए कि प्रतिवर्ती धारा को मापा जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ती धारा को जो मापा जाता है दोस्तों वह किससे मापा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यह जो होता है गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछा जा रहा है कि तप्त तार अमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तप्त तार मीटर जो होता है दोस्तों, तप्त तार अमीटर जो होता है दोस्तों किस चीज़ को मेजर करता है प्रतिवर्ती धारा का? तो यह दोस्तों मूल औसत वर्ग धारा को मेजर करता है, यानी RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है हॉट वायर एमीटर, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल औसत वर्ग धारा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक आपको यह प्रश्न को कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है। दोस्तों पतले फिल्म जो होता है दोस्तों वह रंगीन दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या होता है? व्यतिकरण, ध्रुवन, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हुआ, ठीक है। उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएं दोस्तों फिजिक्स का, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप ज़रूर 25 का 25 पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो
प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।